Hello, welcome guys to this discussion on Economics UPSC Mains 2024 questions. In this class, we'll be discussing the first two questions that came in 2024. We will be discussing कि भैया आंसर राइटिंग की अप्रोच आपकी होनी कैसे चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि इम्पैक्ट करते हैं आपके आंसर राइटिंग पे, एंड उन क्वेश्चंस को हम कैसे अचीव कर सकते थे बेटर मार्किंग के लिए while we were sitting in the examination room. Having said that, let's start with this. First approach कि भैया व्हाट आर द क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द आंसर राइटिंग. अब देखो आंसर राइटिंग में सबसे पहले आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग सबसे पहले फोकस करने लगते हैं किस पे, नॉलेज पार्ट पे. देखो नॉलेज इंपॉर्टेंट है बट ध्यान रखिएगा आंसर राइटिंग के लिए इफ आंसर राइटिंग इज अ पिरामिड, नॉलेज कंपोनेंट इज हार्डली 30% ऑफ इट. आप लोग आंसर राइटिंग में गलती यही करते हैं कि सबसे पहले कोई आप क्वेश्चन देखेंगे, उसको आप गूगल करेंगे, विच इज परफेक्टली फाइन एंड इज एज एक्सपेक्टेड. हाउएवर प्रॉब्लम यहां पे है कि आप उसको देखने के बाद वहीं पे रोक देते हैं और उसके बाद आगे कुछ नहीं करते हैं, और एग्जामिनेशन हॉल में भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इट इज ओनली द नॉलेज दैट विल गेट यू पास्ट द क्वेश्चन. हाउएवर दैट इज नॉट द डील. इन एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल, इनफैक्ट जिन्होंने मेंस दिया है, जिन्होंने क्लियर किया, आप उनसे भी पूछेंगे, इवन दे डोंट नो द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस. आपको सारे सवालों के जवाब नहीं पता होंगे कभी भी. वहां पे आपको इंटेलिजेंट ब्लफ करना ही पड़ेगा, और वहां पे आता है बाकी का गेम, आर्टिकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन. आपकी आर्टिकुलेशन है 30% एंड आपकी प्रेजेंटेशन है अनदर 30%. 90% तो ये हो गया. बाकी का 10% क्या है, बाकी का 10% है रब राखा, भगवान भरोसे है. वो भगवान ने मर्जी की तो आपको नंबर मिल जाएंगे, भगवान की मर्जी नहीं है तो भैया उसमें ज्यादा आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे. बट हैविंग सेड दैट, कृपया ध्यान दीजिएगा कोई भी क्वेश्चन हो उसको आपको 3 पार्ट में समझना है. एक नॉलेज, दूसरा आर्टिकुलेशन. अब इस आर्टिकुलेशन में क्या आता है, आर्टिकुलेशन में 2-3 चीजें आती हैं. You have to address all the subparts of the question. Number 1. Number 2, you are supposed to present the answer in a way that the question has asked you to. अपनी ही heading मत बना दीजिएगा, and that we will see through the questions. And presentation में obviously 2-3 चीजें हैं कि भैया एक तो आपको अगर हो सके कोई डायग्राम या फिर कोई फ्लो चार्ट अगर बना सकें तो ठीक रहता है, कोई जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती का नहीं डालिएगा. इट हैज टू बी रेलेवेंट. लेट्स सी हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस गोइंग फॉरवर्ड इन द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सीधा डिस्कस नहीं करेंगे, पहले मैं आपको एक उसकी भूमिका बता देता हूं, पहले आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको किस स्ट्रक्चर के थ्रू करना है. यू टेक योर टाइम, यू राइट द आंसर एंड देन ऑब्वियसली वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, the first question talks about, ये कहता है examine the pattern and trend of public expenditure on social services in the post reform period in India. ये है आपका फर्स्ट पार्ट. To what extent this has been in the consonance with the achieving objective of inclusive growth. ये है आपका सेकंड पार्ट. देखो अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको 2-3 चीजें ध्यान देनी चाहिए. क्या है वो 2-3 चीजें? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू शुड नोट द कीवर्ड्स. द सेकंड थिंग दैट यू शुड डू इज दैट मार्क एंड एड्रेस ऑल दी सब पार्ट्स. अब यहां पे सब पार्ट्स कितने कितने हैं, यहां पे सब पार्ट्स हैं 2. एक में आपको बताना है पैटर्न एंड ट्रेंड, और दूसरे में आपको रिलेट करना है इसको किससे, इंक्लूसिव ग्रोथ से. अब देखो इसमें पॉसिबल मिस्टेक्स क्या क्या कर सकते हो आप. मिस्टेक नंबर 1 है कि हो सकता है आप इंक्लूसिव ग्रोथ पे ही पूरा आंसर लिख दो. इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में आंसर नहीं है, आपको सोशल एक्सपेंडिचर को रिलेट करना है इंक्लूसिव ग्रोथ से. नंबर 1. नंबर 2, हो सकता है पैटर्न
एंड ट्रेंड पे आप ज्यादा फोकस ही ना करो, बोल दो कि कम है, स्टैग्नेंट है, या फिर एक आधा लाइन लिख के बच के निकल जाएं आप। दो मिस्टेक्स तो ये हो गई। तीसरी मिस्टेक जो आप कर सकते हैं वो है अनड्यू वेटेज। हो सकता है आप सारा का सारा फोकस सेकंड पार्ट पे ही कर दें, वो भी नहीं करना है, अनड्यू वेटेज नहीं करना है। दोनों ही लोडेड पार्ट्स हैं, दोनों को 50-50% देना चाहिए, विच मींस आइडियली 75 वर्ड्स एंड 75 वर्ड्स शुड बी गिवन टू ईच ऑफ दीज पार्ट्स। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये मूल मंत्र है, कभी भी आपके काम में आ जाएगा। 150 वर्ड में यूजुअली 3 to 4 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, और 250 वर्ड में 5 to 6 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। ऑब्वियसली मैंने इसे 1 पॉइंट आई मीन 20 to 25 वर्ड्स तो मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है। 20 से 25 वर्ड, 25 से 30 वर्ड से ज्यादा का पॉइंट अगर आप लिख रहे हैं, इट डज नॉट मेक सेंस, पढ़ने वाला पढ़ेगा भी नहीं। तो 25 से 30 वर्ड शुड बी मैक्सिमम लिमिट फॉर योर एनी पैरा एनी पॉइंट, उससे ज्यादा पढ़ता भी नहीं है। हाँ, कुछ पॉइंट्स को आप 10 से 15 वर्ड में भी खत्म कर सकते हैं। हाउएवर यहां पे मिस्टेक जो आप कर देते हैं वो होता है क्या, एक आधा मतलब 5-6 वर्ड में ही आपने एक पूरा का पूरा पॉइंट खत्म कर दिया। आइडियली वो मत कीजिए, बट हाँ अगर आप जल्दबाजी में हैं तो कुछ भी लिख दीजिए, बट आइडियली प्रैक्टिस करते टाइम एटलीस्ट इतना ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस करते टाइम आप 5-6 वर्ड में खत्म नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते टाइम एटलीस्ट कोशिश कीजिए 10 से 12 वर्ड्स तो एटलीस्ट एक पॉइंट में आप लिख ही दीजिए, ठीक है। हैविंग सेड दैट, लेट्स वेट फॉर 70 minutes and after 7 minutes we will talk about how should we have had addressed this question. Please take your 7 minutes.
चलो, आई होप यू हैव हैड योर 7 minutes एंड यू हैव रिटन एटलीस्ट समथिंग. देखो, इंपॉर्टेंट है आंसर लिखना, चाहे जितना भी बर्बाद लिखिए. प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, it is your first 100 rubbish answers which will lead you to your 101st decent answer, not even good answer. तो पहले के 100 रद्दी आंसर लिखना जरूरी है. रद्दी आंसरों का भी बहुत वेटेज होता है एग्जाम में. जब तक रद्दी आंसर नहीं लिखोगे, पता कैसे चलेगा अच्छा आंसर लिखना कैसे है. ऑलवेज रिमेंबर, भैया पैदा होते ही दौड़ना थोड़ी स्टार्ट कर दिए थे. पहले रेंगते थे, फिर चलते थे, फिर भागना स्टार्ट किया था. पहले ही भागना कैसे स्टार्ट कर दोगे? ठीक है. सो गिव योरसेल्फ सम टाइम. एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. अब देखो, इसके नॉलेज कंपोनेंट में आपको जानना चाहिए कि सोशल एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स ही क्या होते हैं, फिर सोशल एक्सपेंडिचर इवॉल्व कैसे हुआ है और उसके कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ से कैसे डील करता है. आर्टिकुलेशन में इसमें कृपया ध्यान दीजिएगा. पैटर्न और ट्रेंड के बारे में क्लियरली बात कीजिएगा, क्योंकि सवाल ही वही है. फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा एक्सपेक्टेशन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में चेंज कैसे हुआ, एंड देन ऑब्वियसली सोशल एक्सपेंडिचर को इंक्लूसिव ग्रोथ के टारगेट से लिंक कीजिएगा. अब देखिए कैसे कर सकते हैं इसको. सबसे पहले देखते हैं phases in which social sector expenditure has evolved. अब देखो, 1950s से लेके काफी लंबे समय तक हमारा जो 1980s तक सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर था. ठीक है, 1970s से 1950s इंडिपेंडेंस के बाद से लेके उसके 1980s तक जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर था वो हमारा था बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच. अब ये बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच क्या थी? बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच थी कि भैया, इफ योर बेसिक नीड्स आर मेट, रोटी, कपड़ा, मकान, अगर आपके ये सब नीड्स आर मेट, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, अगर आपकी ये सारी नीड्स आर मेट, तो you would automatically be able to help yourself in achieving a better life standard. ये हमारा बिलीफ था. ऐसा नहीं है कि हमने एजुकेशन और स्किल को यहां पे इग्नोर किया. हाँ, एम्फेसिस नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, जब आप ये क्लास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं. इट इज जस्ट दैट फिलहाल आपका फोकस इकोनॉमी पे है. सिमिलरली, ऐसा नहीं है कि इस फेज में बाकी चीजें इग्नोर थी, बट इस फेज में ज्यादा फोकस इन पे था. ठीक है. अब देखो, इनफैक्ट सिमिलर ये जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर है, वहां पे जो मैंने आपसे आर्टिकुलेशन और प्रेजेंटेशन की बात की थी, अगर आप ध्यान दोगे, जैसे जैसे बात करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, सेम आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं पॉवर्टी इराडिकेशन में भी. सेम आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसमें? पॉवर्टी इराडिकेशन पे भी अगर क्वेश्चन आता है तो सेम ग्राफ या सेम चीज आप उसमें भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. यही मैं कह रहा हूं जब मैंने कहा आपसे स्टार्टिंग में ही, दैट मेंस इज नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, मेंस इज ऑल्सो अबाउट आर्टिकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन. हमने ये क्लास में पॉवर्टी के हिसाब से पढ़ा है. जब भी आप पढ़ते हैं इसको पॉवर्टी के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन है तो ये सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर ही ना. वहां पे आपका अगर बुद्धि चल जाती है इतनी, तो सेम चीज को आप यूज कर सकते हैं. देखिए, अपने तर्कश में तीर उतने ही होंगे. ये आप पे डिपेंड करता है कि वो तीर कैसे चला रहे हैं. हल्का सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको डॉट टू डॉट नहीं पता होंगे. इन आइदर केस, लेट्स कम बैक. So from 1950s to 1980s, what did we focus upon? We focused upon the basic minimum needs approach. 1980s से लेके, and this especially came up till 2000s, यहां पे हमने बात किया था ह्यूमन कैपेबिलिटी
अप्रोच की, वी टॉक्ड अबाउट ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच। इनफैक्ट 1991 में ही ग्लोबली HDI आया था। (1991) में ग्लोबली आया था HDI। वाई? बिकॉज एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच। और इस ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच में हम बेसिकली बात कर रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट की और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। और इस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे हमने किस चीज पे ध्यान दिया? हमने ध्यान दिया स्किल्स, एजुकेशन एंड हेल्थ पे। यहीं पे आप देखोगे सर्व शिक्षा अभियान, ये सारी चीजें इसी दौरान आई थी। फिर 2000 के बाद क्या होता है? 2000 से लेके 2014 तक के एरा को, 2000 से लेके 2014 तक के एरा को हम कहते हैं राइट्स बेस्ड अप्रोच। अब ये राइट्स बेस्ड अप्रोच क्या थी? यही वो टाइम है जहां पे लीगल बेनिफिट्स वर गिवन। अब ये लीगल बेनिफिट्स क्या क्या थे? जैसे राइट टू एजुकेशन इसी में लाया गया, राइट टू लाइवलीहुड इसी में लाया गया। राइट टू लाइवलीहुड कैसे लाया गया? मनरेगा। राइट टू लाइवलीहुड कैसे लाया गया? मनरेगा में लाया गया। फिर और क्या क्या दिया इसमें? हमने इसमें दिया राइट टू फूड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये एरा है जब हमने फोकस किया किस पे? राइट बेस्ड अप्रोच। और फिलहाल का जो एरा है, वो किस पे बात करता है? सोशल इंफ्रा बेस्ड अप्रोच, रादर इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड सोशल इंफ्रा बेस्ड अप्रोच। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि भैया एक तो ग्रोथ पे हम फोकस करेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ लाएंगे, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एक तो उस पर फोकस करेंगे। और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें भी सोशल। और वो क्या है? जैसे सैनिटेशन, टैप्ड वाटर एटसेट्रा। ऐसा नहीं है हाउसिंग पे हमने फोकस नहीं किया, PM आवास योजना वो सब है ही, लेकिन जल जीवन मिशन हो गया, फिर हमारा हो गया सोशल सिक्योरिटी, सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान। ग्रोथ पे भी फोकस किया है बाय बिल्डिंग इकोनॉमिक रेजिलियंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटाइजेशन, वो सारी चीजें आती हैं इस पे। अब देखिए, ये तो हो गया एक ओवरऑल कि हमने किस एरा में किस चीज पे फोकस किया है। नाउ लेट्स कम बैक। ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए था, नहीं पता है कोई बात नहीं, अब पता चल गया है। ये जानने के बाद अब लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन में इट इज नॉट टॉकिंग सिंस इंडिपेंडेंस, क्वेश्चन में इट इज टॉकिंग सिंस पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। अब देखिए, अब पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में गेम क्या रहा है? पोस्ट रिफॉर्म पीरियड सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। अब पोस्ट रिफॉर्म पीरियड सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर हमारा क्या रहा है? अब देखो,
1991 से लेके 2000 तक जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर था वो स्टैग्नेंट था। Why was it stagnant? Why was it stagnant? Because focus was on fiscal consolidation. IMF के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के अंडर हमें करना था क्या? फिस्कल कंसोलिडेशन। क्योंकि फिस्कल कंसोलिडेशन करना था इसलिए एक्सपेंडिचर था कम। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। बट एट द सेम टाइम फोकस हमने क्या किया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन was focused. Human capital formation was focused. मतलब सर्व शिक्षा अभियान, फूड, हेल्थ, इन सब पे हमने फोकस किया था। 2000 से 2014 तक सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड। कितना तक इंक्रीज हुआ इस पे? और इसमें कौन सा अप्रोच था? अगर पिछला वाला डिस्कशन याद हो, दिस वाज राइट्स बेस्ड अप्रोच। राइट्स बेस्ड अप्रोच मतलब किन चीजों पे फोकस बढ़ेगा? मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इन सारी चीजों पे हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। और 2014 से लेके अभी तक सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर एजुकेशन और हेल्थ पे स्टैग्नेंट है, लेकिन सोशल इंफ्रा पे बढ़ रहा है। और ये हम कैसे कह सकते हैं? जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं, प्लस 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लिया है। अब अगर ध्यान दे रहे होंगे, हमने पूरा आंसर ऑलरेडी बना लिया है। अगर आपके दिमाग में पहले से इतना पढ़ के गए हो, ध्यान दोगे, हमने यहां पे भी कोई नंबरों में नहीं फंसे हैं। अब नंबर भी मैं बताऊंगा, ऑब्वियसली नंबर्स भी बताऊंगा, बट वो मेरे को याद रखना है। फॉर मी इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, आई नीड टू रिमेंबर बिकॉज दैट्स माई कोर डोमेन। बट आपसे एज अ टीचर ऑल्सो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि भैया आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स याद होंगे। इसीलिए हम मेंटालिटी वो फॉलो कर रहे हैं कि जो हमें एक्सपेक्टेड होना चाहिए उससे हम अपना आंसर कैसे निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इन दैट कॉन्टेक्स्ट अब अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हमें देखना था क्या? पैटर्न एंड ट्रेंड। और क्वेश्चन ने पूछा है इंक्लूसिव ग्रोथ टू व्हाट एक्सटेंट। पूछा है क्या? टू व्हाट एक्सटेंट इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्टिव अचीव। इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमेशा पूछ रहा है टू व्हाट एक्सटेंट। टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब है कि कुछ एक्सटेंट तक कर लिया है, कुछ एक्सटेंट तक नहीं किया है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, हाउ फार डू यू थिंक, टू व्हाट एक्सटेंट, जब भी ये स्टेटमेंट आते हैं इसका मतलब यही है, आपको एक तरफ प्रेम नहीं उमेड़ देना है, आपको बैलेंस रखना है अपना अप्रोच। और वो बैलेंस्ड अप्रोच क्या होनी है? टू व्हाट एक्सटेंट, थोड़ा सा प्रेम हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा टारगेट अचीव हुआ है, थोड़ा है बाकी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आज कितनी पढ़ाई किए हो, आप क्या बोलोगे? थोड़ी पढ़ाई की है, थोड़ी है बाकी। हमेशा यही रहेगा, जो सवाल चाहे जो भी हो, अप्रोच हमेशा यही रहेगी, विच मीन्स
पैटर्न और ट्रेंड बताने के बाद इंक्लूसिव ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है? थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी. I hope this point is clear. However, let's try to understand the pattern and trend of the social sector expenditure. पैटर्न एंड ट्रेंड में सबसे पहला प्रेजेंटेशन में आपको क्या बनाना चाहिए? प्रेजेंटेशन में देखो सबसे पहले तो अगर टाइमलाइन ही बना दोगे 1991, 2000s, 2014 टिल नाउ, ये बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा. इधर लिख दीजिए सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर स्टैग्नेंट सिंस फोकस ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन. और यहां पे अप्रोच क्या थी? ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच. आई होप दिस इज विजिबल. 2000 से क्या था? राइट्स बेस्ड अप्रोच. कई बार बता चुका हूं, पूरा नहीं लिख रहे हैं. यहां पे पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे बता दीजिए मनरेगा लाए, राइट टू लाइवलीहुड, एनएफएसए, राइट टू एजुकेशन. क्योंकि सोचने की बात है, हमारे यहां इतने दिग्गज पॉलिटिशियंस रहे हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर. 1947 में, 1949 में जब 1949 और 50 में जब कॉन्स्टिट्यूशन पे बात चल रही थी, एनैक्ट हुआ, अडॉप्ट हुआ, इन महारथियों को नहीं पता था कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट होनी चाहिए. 2002 में दे पाए हम. इन महारथियों को नहीं पता था कि राइट टू फूड फंडामेंटल राइट होनी चाहिए या फिर ये राइट होनी चाहिए. हम 2013 तक राइट टू फूड नहीं दे पाए थे. इन महारथियों को नहीं पता था कि राइट टू लाइवलीहुड एक राइट देनी चाहिए. उसके पहले इट वॉज जस्ट अ बेनिफिट दैट वॉज बेस्टोड, इट वॉज नॉट अ राइट दैट यू हैड. इन आइदर केस 2000 से 2014 तक ये गेम रहा. और 2014 से हम क्या कर रहे हैं? सोशल इंफ्रा. और इसमें नाम लिख दीजिए जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान. इतना अगर आप लिख डालेंगे, ये एक डायग्राम आपने अगर बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला. मिनिमम 1 से 2, 1 से 1.5 नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे. एंड इसको बनाने में हार्डली 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. ठीक है, अगर आप ट्राई भी करोगे, कंठस्थ हो जाता है तो आपको बनाने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा और 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा. आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर. तो पैटर्न ये हो गया. ट्रेंड क्या रहा है? व्हाट हैज बीन द ट्रेंड ऑफ द सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर? ट्रेंड भी तो यही हुआ कि नहीं हुआ? एक हमने लिखा था एजुकेशन एंड हेल्थ पे स्टैग्नेंट है. फिर दूसरा, अब ये फैक्ट अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो कोई इतना बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा. बट 1991 से लेके 2022, 23, ऑब्वियसली एग्जाम हुआ था 24 में, तो आपके पास 23 तक के फैक्ट्स होते. हम ये आंसर वैसे लिख रहे हैं कि भैया हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, हमने पहले कितनी पढ़ाई की थी, उस हिसाब से क्या हम इस सवाल को एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के दे पाते कि नहीं. वहां पे हम कोई गूगल का वहां पे आपके पास सोल्यूशन नहीं होता है. इन आइदर केस अगर ये याद रह जाए तो ठीक है. 5.5% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर से ये बढ़ के आज हो चुका है रफली 9%. So this is a good achievement that we have had. However, अब देखो, अब let's try to understand कि सेकेंड पार्ट को कैसे हम एड्रेस करेंगे. इसके जो इश्यूज हैं वही हमको देने हैं यहां नो पे. अब देखो सेकेंड पार्ट में आप क्या गलती कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट में आप गलती कर सकते हैं कि आप सीधा सीधा लिखना बैठ जाएंगे इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है. वहीं पे आप गलती करेंगे प्रेजेंटेशन एंड आर्टिकुलेशन की. आपको लिंक करना है इंक्लूसिव ग्रोथ
हुआ है कि नहीं हुआ है फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, क्योंकि क्वेश्चन वही है। आपसे ये नहीं पूछ रहा इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है कि सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर की वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। आपसे सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है, टॉपर से सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है कि भैया खुद की एग्जाम में पढ़ने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। आपसे ये पूछ रहा है कि एग्जाम में कोचिंग से पढ़ने का कितना फायदा हुआ, खुद से पढ़ने का फायदा कितना हुआ। ऑब्वियसली दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं, बट यहां पे एक एंगल पूछा जा रहा है, आपको उस एंगल के अकॉर्डिंग लिखना है। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर, एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू, दिस इज अ स्किल दैट यू नीड टू इनकलकेट in yourself, and that will come only with practice. चलिए, let's come back. Let's talk about कि इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका जवाब होगा ऑब्वियसली यस। 2-3 पॉइंट फटाक फटाक लिख दीजिए कि भैया इन्हीं में से जो मर्जी लिखना है लिख दीजिए। हमारी 100% प्राइमरी स्कूल की कवरेज है अंडर सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान में हमने 100% प्राइमरी स्कूल कवरेज कर ली है। हर विलेज के पास अब एक्सेसिबल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। मतलब अब एटलीस्ट आगे आने वाली पीढ़ी तो ये नहीं बोल सकती अपने आने वाले बच्चों को कि हम दरिया फांद के जाते थे या मगरमच्छ से लड़ के जाते थे स्कूल। ये वाली स्टोरी अब नहीं चलेगी, क्योंकि 1-2 किलोमीटर के अंदर है। नेक्स्ट सी व्हाट इज देयर। दूसरा क्या आता है, जो मर्जी लिखना है लिख दो। जब फैक्ट्स पता है तो ये आपका गेम है। नेशनल फूड सिक्योरिटी के एक्ट के बारे में लिख दो, वी आर एबल टू फीड, वी आर एबल टू एलिविएट, इंडिया इज नाउ फूड सरप्लस नेशन। फिर मनरेगा, मनरेगा इट हेल्प्ड एलिविएट स्ट्रेस ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे मनरेगा, ये सारी एनएफएसए, सारे बफर स्टॉक्स, ये सारी चीजें जो थी इन सब ने अपना अपना काम दिखाया था। तो यस में आप ये लिख दीजिए। 150 नंबर का 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो ज्यादा स्कोप आपके पास वैसे भी लिखने का है नहीं। नो में लिख दीजिए। फिर इसमें वैसे एक और लिखना है तो लिख दीजिए, आईएमएफ ने भी बोला है दैट इंडिया हैज इरेडिकेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी। देखो एक चीज आई विल गिव इट टू यू कि सपना नहीं आएगा कि सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर पे पढ़ के जाना है, बट हाँ कुछ प्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं जैसे जेंडर, एनवायरमेंटल स्पेंडिंग, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, हेल्थ एक्सपेंडिचर, एजुकेशन एक्सपेंडिचर। सपना तो नहीं आता, बट एक जनरल ट्रेंड आपको एटलीस्ट थोड़ा पता होना चाहिए। जो कि आपको पता चलता है ओनली बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लगाइए, डिस्कशंस बैठिए, उसके जो मॉडल आंसर्स या फिर जो भी आपको डिस्कशन में बताया जा रहा है उसमें थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाइए। ये सारी चीजें वैसे ही समझ में आती हैं। देन सी यस में आपने 3-4 पॉइंट्स लिख दिए, और वो भी छोटे छोटे, बहुत लंबा लिखने का स्कोप ही नहीं, 10-15 वर्ड में लिख के मामला खत्म करना है। नो में लिख दीजिए कि भैया स्टिल मेनी पीपल स्लीप हंग्री ऑन रोड्स। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, आपको इसको लिंक करना है फूड सब्सिडी एक्सपेंडिचर। मतलब फूड सब्सिडी एक्सपेंडिचर कोई खास मदद नहीं कर रहा है, प्लस हाउसिंग एक्सपेंडिचर भी कोई खास मदद नहीं कर रहा है। आई होप ये पॉइंट समझ में आया। फिर एक्सपेंडिचर से ही रिलेट करना है। स्किल्स, इतना साल के बाद भी इंडिया में स्किल परसेंटेज है सिर्फ 5% पॉपुलेशन इज स्किल्ड। उसके बाद एक और कोई पॉइंट लिख दीजिए, जो भी मन में लिखे। एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेट करना है, एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेट कर दीजिए। टैप्ड वाटर से कनेक्ट करना है, टैप्ड वाटर से कनेक्ट कर दीजिए कि अभी भी इनफैक्ट दिल्ली में ही बहुत जगह पे टैंकरों से पानी जा रहा है, इवन आफ्टर 75 प्लस ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। टैंकर से पानी जा रहा है, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू बी प्राउड ऑफ।
एंड अब उसमें वी कैन से कि इस पार्टी की गलती, उस पार्टी की गलती, वी कैन प्ले द ब्लेम गेम, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज एज अ नेशन इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग दैट कैपिटल में लोगों के पास पानी जाने के लिए टैंकर भेजने की जरूरत पड़ रही है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसके बाद इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आता है, जो मर्जी लिखना है आप उसमें लिख सकते हैं। हाँ, अब इसमें बात क्या आती है कंक्लूजन में, जस्ट गिव अ फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन। नाउ जस्ट टू रैप दिस क्वेश्चन अप, लेट्स सी कि इस क्वेश्चन का फिर भी हम इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन कैसे लिख सकते थे। अब इसका इंट्रोडक्शन देखो क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा ही लिखना है, 150 वर्ड्स में ज्यादा स्कोप आपके पास होता नहीं हवाबाजी का। 150 वर्ड्स को क्वेश्चन में जल्दी जल्दी लिख के आपको चीजें खत्म करनी है। सो यहां पे क्या कर सकते थे, यहां पे सिंपली लिखो कि भैया, या चाहो तो इसी चीज को समराइज कर दो इंट्रोडक्शन में, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर ट्रेंड हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम बीइंग providing the basic minimum needs in the early 1950s to currently focusing on social infrastructure like sanitation and tapped water। ये सिंपल सा लिख दो, या फिर ये लिख दो that the pattern and trend has evolved over the course of time in the post LPG era, ranging from human capability approach to rights based approach to सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच। और उसके बाद खटाक से ये दिखा दीजिए, 1.5 से 2 नंबर आप एग्जामिनर से वही ही ले लेंगे। उसके बाद ये पूरी कहानी लिखिए और जीवन का आप संपूर्णता आनंद लीजिए। कंक्लूजन में कुछ भी लिख दीजिए कि देयरफॉर इवन दो वी हैव हैड गुड सक्सेसेस, देयरफॉर इवन दो वी हैव हैड गुड सक्सेसेस विद रिस्पेक्ट टू द सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, अ लॉट नीड्स टू बी डन। 150 वर्ड्स के आंसर में ज्यादा स्कोप आपके पास लिखने का है ही नहीं। ट्राई कीजिएगा इस आंसर को, अगर इससे कुछ भी मिलता जुलता है देन इट्स अ गुड आंसर। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, पॉइंट्स तो ऑब्वियसली वैरी हो सकते हैं। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the causes of persistent high food inflation in India? What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation. अब देखो इसमें गलती क्या करोगे, इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही पिक्यूलियर क्वेश्चन है, बिकॉज फूड इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है, फूड इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है वो है सप्लाई साइड इशू। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोल दिया आरबीआई, आरबीआई तो देखेगी मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी से आप मनी सप्लाई देखेंगे, और मनी सप्लाई बेसिकली डिटरमाइन करती है क्या, डिमांड इन दी इकोनॉमी। ज्यादा मनी सप्लाई, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, पैसे ज्यादा खर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पे डायरेक्टली पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, इट्स अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। तो ये अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। लिखने को तो कुछ भी आप इस पे लिख सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी पहाड़ नहीं टूट जाएगा। अगेन टेक योर 7 minutes एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
चलिए, आई होप यू हैव टेकन योर टाइम। अब देखो, अगेन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको देखना होगा। सबसे पहली चीज जो कि आपको देखनी होगी वो है कीवर्ड्स। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको इसमें ऑब्वियसली पहला है फूड इन्फ्लेशन की बात करनी है, उसके बाद आपको बात करनी है इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, आपको बात करनी है। तो बेसिकली आपको दो तीन चीजें इसमें ध्यान रखनी है। एक, फूड इन्फ्लेशन ले दे के बाहर बार बार आना चाहिए, और एक वर्ड रिपीट होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन आपको दूसरा वर्ड उसके साथ जो लगाना है वो है इफेक्टिवनेस। सेकेंड पार्ट क्या है? सब पार्ट्स। सब पार्ट्स में आपको देखना है कॉजेस ऑफ फूड इन्फ्लेशन, जो कि प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और फिर आपको देखना है इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। अब देखिए, आइए देखते हैं इसको हम कैसे डील कर सकते थे। अब देखो, फूड इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। देखो, एक तो हमें पता ही है, एक तो है एवरग्रीन कॉजेस, एक तो है क्या, एवरग्रीन कॉजेस। एवरग्रीन कॉजेज में क्या क्या आता है? एवरग्रीन कॉजेज में क्या क्या आता है? एवरग्रीन कॉजेज में आता है भैया आपका मॉनसून डिसरप्शन हो गया, क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से मान लीजिए कोनो डिजास्टर आ गया, क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर हो सकता है भैया, रेनफॉल पे इंपैक्ट पड़ सकता है, आपको हीट वेव आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। फिर आपके ऊपर क्या पड़ सकता है? लोकस्ट अटैक। जैसे अगर आपको, वैसे तो ये कई बार होता है, पर 2020 में काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था कि एक के बाद एक के बाद एक सारे अटैक्स हो रहे थे 2020 में। अब देखो, ये तो हो गए एवरग्रीन कॉजेज हैं, इनकी वजह से कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। हाउएवर, क्लास में तो ये हम पढ़ते ही हैं, आपको भी मैं बता दे रहा हूं, इकोनॉमिक कॉजेज भी हो सकते हैं, और ये इकोनॉमिक कॉजेज किसी न किसी तरीके से रूरल इकोनॉमी पे इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक कॉजेज रूरल इकोनॉमी पे इंपैक्ट करते हैं। क्या क्या हो सकते हैं ये कॉजेज? ये कॉजेज हो सकते हैं एमएसपी। अगर एमएसपी बढ़ेगी तो रूरल इन्फ्लेशन बढ़ती है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। मनरेगा, फिर मनरेगा एलोकेशन अगर बढ़ेगा तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, एमएसपी बढ़ेगा तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ लोन मेला अगर लगेगा, मतलब अगर रूरल क्रेडिट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? मोर मनी इन द रूरल इकोनॉमी, कॉस्ट विल गो अप एंड देयरफॉर the input cost will go up and therefore the output cost will also go up, क्योंकि this will impact rural liquidity। इसी के साथ साथ अगर less female labor force
पार्टिसिपेशन, अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है या घट रहा है उसका भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है इक्वल टू मोर लेबर अवेलेबल, इक्वल टू लेबर वेजेस विल गो डाउन, इक्वल टू इनपुट कॉस्ट लो, इक्वल टू आउटपुट कॉस्ट विल बी लो। अब देखो क्वेश्चन में चैलेंज ये है कि ये और ये फिर भी गवर्नमेंट टैकल कर सकता है फिस्कल पॉलिसी से, और ये चीज हमें आरबीआई के बारे में स्पेसिफिकली पूछा है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से ही डील कर सकती है। दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब आपको जो भी गेम करना है, जो भी एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है, हर एक चीज हैज टू डू विद मॉनेटरी पॉलिसी। ये इंफॉर्मेशन के साथ वी एक्सपेक्ट यू टू गो इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, ये एक्सपेक्टेड था। अब चलिए देखते हैं कि इस नॉलेज से हम आपसे कैसा आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब देखो क्वेश्चन क्या था, एक बार देखने दीजिए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया? फेयर इनफ। देन है कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो दो सब पार्ट्स हैं, एक है कॉजेज ऑफ persistent food inflation। अगर लिखना ही है, मैं डिटेल में बता दे रहा हूं, वहां पे आपके पास 2-3 पॉइंट्स या 3-4 पॉइंट से ज्यादा लिखने का स्कोप नहीं होगा। 3 से 4 पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे, और अगर आरबीआई's इफेक्टिवनेस पे लिखना है तो 2 से 3 पॉइंट्स आप इसमें फिर भी लिख सकते हैं। 4 पॉइंट्स यहां लिखा, 3 पॉइंट यहां लिखा, 7 इंटू 2, 7 इंटू 20, 140 वर्ड्स आपके ऐसे ही हो गए। विच इज वाई इसे 3 और 2 भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, बिकॉज 3 + 2 5, 5 इंटू 20 to 25, 20 से 25 वर्ड का एक पॉइंट, मतलब आपका रफली 100 से 125 वर्ड का गेम इसमें हो जाएगा। बाकी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ऑलवेज रिमेंबर, आपको अगर भले ही कंटेंट ज्यादा आता है, ±10% चलता है एग्जामिनेशन हॉल में, ± चलता है एग्जामिनेशन हॉल में, बट हाँ पेपर भी भरना है तो उसमें आपके पास 2 चैलेंजेस आते हैं। 150 वर्ड के क्वेश्चन में 2 चैलेंजेस आते हैं। साइकोलॉजिकली ये लगता है कि यार क्वेश्चन आंसर एटलीस्ट 1.5 पन्ने का हो। साइकोलॉजिकली इसका कोई भी रैशनल फैक्ट नहीं है। साइकोलॉजिकली 1.5 पन्ने का आंसर होना चाहिए 150 वर्ड वाला, एंड साइकोलॉजिकली मिनिमम 2.5 पन्ने का आंसर होना चाहिए आपका 250 वर्ड वाला। साइकोलॉजिकल है, इसका कोई रैशनल रीजन नहीं है। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा या गैप ज्यादा कर देंगे तो चल जाएगा। मामला वहीं गड़बड़ाता है। अगर गैप बहुत ज्यादा भी दोगे वर्ड्स और सेंटेंसेस के बीच में तो भी सामने वाले को लग जाएगा कि हमको बुद्धू बना रहा है, गुस्सा आ जाएगा, नंबर काट देगा। अगर वर्ड्स बहुत ज्यादा लिखोगे तो भी बहुत ज्यादा नंबर मिलते नहीं है, लेकिन टाइम आपका ज्यादा जाएगा। देखो ±10% वर्ड्स आपका चलता है, मतलब 150 वर्ड का क्वेश्चन आप 135 to 175 तक खत्म, 165 तक खत्म कर सकते हो। बेटर रहेगा 135 to 140 वर्ड्स में खत्म कर देना, बिकॉज ज्यादा लिखने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो है नहीं। लेकिन जगह कैसे भरे, वहीं पे आता है आपका डायग्राम। डायग्राम से आप थोड़ी जगह हल्की से ज्यादा खा सकते हो, तो जगह जब भर जाती है तो वो 1.5 पन्ने अपने आप खिसक जाता है। अब देखो डोमेस्टिक रीजंस होंगे, अब उसको देखिए डायग्राम कैसे बना सकते हो। या तो एक डायग्राम यही बना देना, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, या फिर अगर डोमेस्टिक का हमेशा बेटर वर्ड रहता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन क्राइसिस,
की वजह से फूड सप्लाई कम हुई एंड फर्टिलाइजर के कॉस्ट बढ़ गए। फिर डोमेस्टिक में वही लिखना है आपको, एक हो जाएगा आपका एवरग्रीन और एक हो जाएगा आपका अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन से हैं आपके? वही जो यहां पे डिस्कस किए थे, एमएसपी, मनरेगा, रूरल लिक्विडिटी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये सारे आपके हो जाते हैं कॉजेस। इनमें से जो मर्जी है लिख दीजिए, बट आपको लिखना तो है ही, और 3 से 4 पॉइंट्स ज्यादा आप नहीं लिख सकते हैं, उतनी स्पेस ही नहीं है, तो बेटर होगा डायग्राम बना दीजिए। और डायग्राम अगर बनाना है, दिमाग में ही लाना है, तो डायग्राम में आप लिख दीजिए। एक तो हो गया फूड इन्फ्लेशन को आप ऐसे दिखा सकते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स में दिखा सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स में दिखा सकते हैं। दूसरा आप इसको डिफाइन कर सकते हैं डिमांड साइड इशू और या फिर सप्लाई साइड इशू। सप्लाई साइड इशू मतलब प्रोडक्शन का इशू हो गया, और डिमांड साइड इशू का मतलब हो गया मनी सप्लाई लोगों के पास ज्यादा या कम है। इस चीज को आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसमें 2-3 फैक्टर्स लिख देंगे एक्स्ट्रा भी, अगर आप सारे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं 2-3 इसमें भी लिख देंगे तो भी इट इज परफेक्टली फाइन। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर। Having said that, now let's talk about RBI's effectiveness. अब देखो, जब RBI की effectiveness की बात करोगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा that food inflation is majorly supply side issue. Therefore, RBI has limited role and impact. RBI has limited role and impact. लेकिन देखो, इसमें आप सिर्फ ये लिख के तो बच नहीं सकते। भाई ने बोला है लिखने का तो भाई ने बोला है करने का तो करने का। यूपीएससी ने बोला है लिखने का है तो भैया आपको कुछ न कुछ लिखना है, एंड दैट हैज टू मेक सेंस। अब इसको आप कैसे लिंक करोगे क्वेश्चन से? अब देखो, इसको आप लिंक कैसे करोगे क्वेश्चन से? आरबीआई हैज लिमिटेड रोल एंड इंपैक्ट। इसके बाद आप लिखोगे हाउएवर आरबीआई's monetary policy does impact फूड इन्फ्लेशन इनडायरेक्टली। देखो, ये फूड इन्फ्लेशन को एफआई लिखने का स्कोप मेरे पास ही है, आपके पास नहीं है। कृपया एग्जाम में पूरा फूड इन्फ्लेशन लिखिएगा। और इसको आप कैसे सपोर्ट करेंगे? देखो, 4±2% की इन्फ्लेशन रहती है, इस वजह से यूजुअली इनपुट फैक्टर्स रिमेन अंडर कंट्रोल, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन में डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्ट, फ्यूल प्राइसेस, बाकी सारी चीजें भी आ जाते हैं। अगर लेबर के पास पैसा ज्यादा हो गया है, अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है तो वेज डिमांड भी बढ़ जाएगी लोगों की। तो वो चीज लिख सकते हैं आप कि भैया मनी सप्लाई लिमिटेड, मनी सप्लाई लिमिटेड इक्वल टू कॉस्ट्स कंट्रोल्ड। ले दे के एजेंडा यही ही रहना है। दूसरा लिख सकते हैं कि भैया इफ रूरल लिक्विडिटी इज लो, व्हाट विल हैपन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। तो लोन मेला
to an extent helps, plus प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। 18% किसको एलोकेट होना है? एग्रीकल्चर को। दिस हेल्प्स बूस्ट एग्रीकल्चरल क्रेडिट। दिस हेल्प्स बूस्ट एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ये सारे पॉइंट्स एटलीस्ट आपको खुद ही बनाना होगा, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। देखिए, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। मॉनेटरी पॉलिसी का ज्यादा रोल होता ही नहीं है फूड इन्फ्लेशन में, बट अब वहां पे क्वेश्चन आ गया है तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो देना पड़ेगा, एंड दिस इज प्रोबेबली व्हाट यू कैन गिव। अब सवाल आता है इसको कंक्लूड कैसे करें? तो भैया कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो? कंक्लूजन में सिंपली लिख दीजिए, देयरफॉर इवन दो आरबीआई हैज लिमिटेड रोल इन द रिसेंट ईयर्स, आरबीआई इंडीड हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन। ये तामते तुड़ुम करके खत्म कर दीजिए, बहुत ज्यादा उसमें डू नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम इन कमिंग अप विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। 2-3 क्वेश्चन में तो फिट हो जाएगा, बट हर क्वेश्चन में यू नॉट बी एबल टू स्ट्राइक अ गुड बैलेंस। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। So that is it for today. In the next session, we'll discuss the other 2 questions that came up in 2024. Till then, thank you so much guys.